भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत आज की विषय वस्तु है भूकंप। अर्थक्वेक का अध्ययन करेंगे साथियों। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो भी साथी जो है फॉलो कर रहे हैं वो पेन और जो है कॉपी लेके बैठे और महत्वपूर्ण बिंदु नोट कर लेंगे तो निश्चित रूप से बहुत उपयोगी साबित होगा आज का ये जो हमारा कंटेंट है। इसके भूकंप जैसा कि शब्द के आधार पर अगर हम देखें कि दो शब्दों से है भू धन कंपन, अर्थात जो भूमि का हिलना ही वो भूकंप, अर्थ धन क्वैक, दो शब्दों से ये बना हुआ है। यानी भूमि में उत्पन्न कंपन ही वस्तुतः भूकंप है। और भूकंप के कारणों को यदि हम समझें तो उसके पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं और उन कारणों को हम दो भागों में बांटते हैं कि प्राकृतिक कारण और मानव जनित या कृत्रिम कारण। तो पहले साथियों हम प्राकृतिक कारणों में भी काफ़ी अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है भूकंप की व्याख्या के लिए प्रत्यास्थ और पुनश्चलन सिद्धांत एक जो है भूगर्भ शास्त्री है रीड महोदय ने प्रत्यास्थ और पुनर्संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसे भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पर जो है जो प्रत्यास्थ ऊर्जा उत्पन्न होती है पृथ्वी में, उससे भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। और एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है कि जब जो है भूकंपीय तरंगे समुद्र क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं तो उन्हें हम जो है समुद्री क्षेत्र में आए भूकंप को हम सुनामी नाम देते हैं। सुनामी शब्द जो है जापानी भाषा से जुड़ा है। शु का अर्थ है जो है समुद्र, सी, और नामी का अर्थ है वो तरंगे। यानी सुनामी जो है वो भूकंप है जो समुद्री क्षेत्र में उत्पन्न होता है, उसे हम जो है सुनामी कहते हैं। इस पे एक और महत्वपूर्ण बात है, भूकंप आने पर जो है वायुमंडल में रेडॉन जो एक अक्रिय गैस है, रेडॉन की मात्रा भूकंप आने पर बढ़ जाती है। कई बार जो है ये प्रश्न पूछा गया है कि भूकंप के उत्पन्न होने पर कौन सी गैस का जो है कौन से अक्रिय गैस की प्रतिशतता वो वायुमंडल में बढ़ जाती है। साथियों, अब हम भूकंप के कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्राकृतिक कारण नेचुरल रीजन्स ऑफ अर्थक्वेक हैं, उनमें पहली बात तो ये है कि जो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया होती है, जो प्लेट टेक्टोनिक इवेंट हुआ करता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी में जो 6 भूगर्भीय प्लेटें हैं, चाहे वो यूरेशियाई प्लेट हो, इंडियन प्लेट हो, अमेरिकन प्लेट हो या अफ्रीकन प्लेट हो, यूरेशियाई प्लेट हो, ये इनमें क्या होता है कि ये परस्पर गति अवस्था में होती हैं। और ये जो है प्लेटें 3 प्रकार से वो आपस में टकरा सकती है। 3 अवस्थाएं, ये जो प्लेट टेक्टोनिक घटना है जो है वो 3 प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जब अभिसरण हो रहा हो, यानी कन्वर्जन, 2 प्लेटें परस्पर पास आकर के टकरा रही हो तो उससे भी भूकंपन उत्पन्न होगा। जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा हिमालय क्षेत्र है वो हिमालयन रेंज, ये पूरी वो यंग माउंटेन है, नूतन वलित पर्वत का उदाहरण है। और 10 लाख वर्ष पूर्व इसका उद्भव प्रारंभ हुआ था। उससे पूर्व यहाँ पर एक टेथी सागर था, लेकिन जब जो है इंडियन प्लेट उत्तर की ओर खिसकी और वो जो है अंगारालैंड की प्लेट से टकराई, यूरेशियाई प्लेट से टकराई, तो यहाँ पर जो नदियों ने निक्षेप एकत्र किए थे
उनमें वलन पड़ने लगा और ये वलन के चलते वो हिमालय की चोटियों का उद्भव होने लगा और हिमालय की चोटियों की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है, क्योंकि ये जो है नूतन वलित पर्वत है, ये एक निर्माणाधीन क्षेत्र है। और यही कारण है साथियों कि हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों में हर दूसरे वर्ष जो है एक बड़ा भूकंप आता है। अभी आप 4 नवंबर 2023 को ही देखिए कि नेपाल में जो भूकंप आया वो वास्तव में प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण ही था। और वहाँ पर इस क्षेत्र में यानी हिमालयन रीजन में ये जो है भूकंप आते ही रहते हैं, क्योंकि ये निर्माणाधीन क्षेत्र है। तो कन्वर्जेंट यानी अभिसरण जब होता है प्लेटों का तो आ सकता है अभिसरण, और डाइवर्जेंट यानी प्लेटें दूर जा रही हो तो भी भूकंपन की संभावना है, यानी अपसरण, ये अपसरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ट्रांसवर्ज यानी प्लेटें, कुछ प्लेटें ऊपर या कोई प्लेट नीचे जाने लगे, ऊपर नीचे, जैसा कि एरो में आप देख रहे हैं, यानी ये ट्रांसवर्ज मोशन जब प्लेटों में प्रारंभ हो जाता है तो वो जो है उस कारण भी भूकंप उत्पन्न होते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक जो घटना के कारण प्रमुख भूकंप है, जैसे अभी जो तुर्की में 2023 में भूकंप आया, उसका अरेबियन और एनाटोलियन प्लेट का जो परस्पर टकराना, जो तुर्की का भूकंप है 2023 तुर्की भूकंप, ये भी दो प्लेटों के टकराने यानी अरेबियन प्लेट और जो है एनाटोलियन प्लेट के परस्पर टकराने से ये भूकंप आया। इसके बाद जैसे 2023 में ही आप अफगानिस्तान का भूकंप, 2023 में ही अफगानिस्तान में जो भूकंप आया उसका भी कारण था कि जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई, जिससे अफगानिस्तान में भूकंप आया। इसके अतिरिक्त 2014 में जो जापान का भूकंप था वो वास्तव में पैसिफिक प्लेट के टकराने से उत्पन्न हुआ था। तो साथियों बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि भाई जो सर्वाधिक भूकंप आने का कारण सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि जो भूगर्भीय प्लेटें हैं वो उनका खिसकना, शिफ्टिंग ऑफ अर्थ प्लेट्स, वो दैट इज द मेन काज ऑफ अर्थक्वेक। ये आप पॉइंट नोट रखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण भूकंप के आने का कारण है ज्वालामुखीय क्रिया। जब ज्वालामुखीय क्रिया होती है तो उससे भी भूकंपन होता है, भूकंप उत्पन्न होते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के समय जो है विस्फोट होता है, उच्च तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न होती है और जिससे भूकंप आते हैं। जैसे 2023 में माउंट सेमेरू इंडोनेशिया में जो भूकंप आया, या जैसे टोंगा वोल्केनो के फटने से जो भूकंप आया, ये सब जो है ज्वालामुखीय क्रिया के कारण ही भूकंप उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो पैसिफिक रिंग है हमारी, यानी प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो रिंग है वो, उसको हम फायर रिंग ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। फायर रिंग ऑफ द वर्ल्ड ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, क्योंकि ये जो पैसिफिक रिंग है अर्थात प्रशांत महासागर के जो चारों तरफ का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर जो है दुनिया की 2/3 वोल्केनोज यानी 2/3 ज्वालामुखी पाई जाती हैं। और ज्वालामुखी क्रिया के कारण इस फायर रिंग ऑफ द वर्ल्ड यानी जो पैसिफिक रिंग है उसके आसपास के जो देश हैं वहाँ पर भूकंप आता है। तो एक ज्वालामुखी क्रिया भी इसका एक कारण है। और यहाँ पर एक और प्राकृतिक कारण अगर हम देखें, जो जल खंड है हमारा और स्थल खंड का जो मिलन बिंदु होता है वहाँ पर भी
भूकंप आने की संभावनाएं होती हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण जो प्राकृतिक कारण है भूकंप आने के, उनमें ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और दूसरा वोल्केनो एक्टिविटीज, हमारा जो है समुद्र एवं स्थल का जो मिलन बिंदु है वो भी भूकंप के कारणों में है। अब साथियों कुछ मानव जनित या कृत्रिम कारण हैं, जो आर्टिफिशियल कारण है। कृत्रिम कारणों में जैसे बड़े बांधों का निर्माण, जो बड़े बांध निर्मित होते हैं नदियों पर, जो है बड़े बांधों के निर्माण से क्या होता है कि पीछे एक जो है कृत्रिम सागर टाइप में बन जाता है, और वो जल के दबाव के कारण वो जो है कंपन की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे 1967 में जो महाराष्ट्र में कोयना भूकंप जिससे बड़ी महामारी हुई थी, वो कोयना भूकंप वास्तव में कोयना नदी जो महाराष्ट्र की है, वो वहाँ पर जो बांध बना है उस कारण से ये भूकंप आया था और जनधन की बड़ी हानि हुई थी। क्योंकि महाराष्ट्र का अधिकांश हिस्सा वैसे देखा जाए वो प्राचीन भूमि गोंडवाना लैंड पे स्थित है, और वहाँ पर समस्त निर्माण पूर्ण हो चुके हैं, कोई जो है निर्माण शेष नहीं। तो वो सबसे भूकंप की दृष्टि से सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता था। लेकिन जब कोयना जो है डैम के चलते वो जो है भूकंप आया महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र में, तो ये बात स्पष्ट हुई कि जो कृत्रिम कारण हैं वो भी बड़े भूकंप का कारण बन सकते हैं। साथ ही साथियों कृत्रिम कारणों में जैसे परमाणु बमों का परीक्षण जो किया जाता है, चाहे वो स्थल में किया जाए, जल में किया जाए, वायुमंडल में किया जाए, तो उससे भी भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। मिसाइलों के परीक्षण से भी भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो ये कारण स्पष्ट हो गया कि भूकंप के आने का कारण क्या है साथियों। यहाँ पर साथियों एक और पक्ष मैं स्पष्ट कर दूं, ये एक डायग्राम आप देख रहे हैं कि जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, जिस बिंदु से, हम उस बिंदु को भूकंप का मूल या जो है भूकंप का फोकस कहते हैं। जिस स्थान से भूकंपीय तरंगे सबसे पहले उत्पन्न होंगी वो भूकंप का मूल कहा जाता है, या भूकंप का फोकस ऑफ अर्थक्वेक कहते हैं। और उसके भूकंप के मूल के ऊपर जो सतह पर जहाँ पर सर्वाधिक वो जो है भूकंप का असर होता है, उसे हम भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर। दो चीजें आप स्पष्ट कर लें, ये भूकंप का मूल हो गया, और एपिसेंटर उसे कहते हैं जो भूकंप के लंबवत पृथ्वी के सतह पर स्थित होता है। वो जो है भूकंप का जो है अधिकेंद्र कहते हैं, और उस अधिकेंद्र पर उस भूकंप का सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलता है। ये साथियों आपने जो है देखा दो पक्ष की, जो है भूकंप का मूल क्या है और जो है भूकंप का अधिकेंद्र या एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक। अब भूकंपीय तरंगों के प्रकारों का अध्ययन करते हैं, और इससे भी साथियों बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग जो है इससे जुड़े तथ्य हैं वो अगर नोट करते चलेंगे तो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, और परीक्षाओं में आप आसानी से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अर्जित कर सकेंगे। आप ये जो टॉपिक है वो सिविल सेवा से लेकर के छोटी परीक्षा सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो यहाँ पर अब जो है देखते हैं भूकंपीय तरंगों को समझते हैं, अर्थक्वेक वेव्स जो है उनको समझने का प्रयास करते हैं कि जो है टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स।
भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे साथियों 3 प्रकार की है। भूकंपीय तरंगे, अर्थक्वेक वेव्स, इन्हें समझा जाए। पहला तो साथियों जो प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी अर्थक्वेक वेव्स को समझते हैं, पी तरंगे, शॉर्ट में हम उन्हें पी तरंगे कहते हैं। पहले प्रकार की है पी वेव्स। पी वेव्स या प्राथमिक तरंगे प्राइमरी वेव्स, इनके विशेषता साथियों समझ लें, ये सर्वाधिक गति वाली होती है, यानी इनकी जो वेलोसिटी होती है सबसे हाईएस्ट होती है सभी तरंगों में, और ये जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से लेकर के 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल सकती है। दूसरी बात, ये तरंगे चूंकि ध्वनि तरंगों की प्रकृति इनकी होती है, जैसे ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, और ध्वनि तरंगे जो है मैकेनिकल वेव्स होती है, उसी तरीके से ये भी मैकेनिकल वेव्स होती है, यानी ध्वनि तरंगों की भांति इनकी प्रकृति है। तो ये तीनों माध्यमों है ना, पी तरंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों माध्यमों में चल सकती है। तीनों माध्यमों में चलती हैं। और यहाँ पर पी तरंगों की और एक विशेषता है कि ये जो है इनकी प्रकृति ध्वनि तरंगों की भांति या अनुदैर्ध्य होती है। प्रकृति भी आप याद रखेंगे, प्रकृति अनुदैर्ध्य है, लॉन्गिट्यूडिनल, यानी ध्वनि तरंगों की भांति ये चलती हैं। और यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, ये डायग्राम में आप देखिए, सबसे पहले इनका जो आप देखिए गति करने का कि ये नीचे की ओर आ रही है, और इनकी सबसे ज़्यादा रफ्तार होती है। पी वेव्स का डायग्राम में जो है रिप्रेजेंटेशन करने का प्रयास किया गया है, जिससे आप समझ सकते हैं। तो ये जब जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों में विचरण करने में सफल हैं, तो फिर ये जो है पृथ्वी के जो 3 भाग है, यानी क्रस्ट, मैंटल और क्रोड, तो ये तीनों से विचरण करने में सफल होती है। क्रस्ट, मेंटल और क्रोड तीनों में ये गमन कर सकती हैं। ये भी आप पॉइंट लिख लेंगे, क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों में ये चल सकती है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं क्रस्ट वो सॉलिड अवस्था में है, मेंटल लिक्विड अवस्था में, और कोर में बहुत कुछ जो है वो और द्रव अवस्था में चला जाता है, और गैसियस एरिया भी रहता है। तो इस तरीके से पी वेव्स के संदर्भ में आपने अपनी समझ विकसित की। अब यहाँ पर दूसरे प्रकार के, तीसरे प्रकार, पहले दूसरे प्रकार की यस वेव्स लेते हैं। इनको जो है सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं, द्वितीयक तरंगे। और इन द्वितीयक तरंगों का जो व्यवहार होता है वो ट्रांसवर्ज इन नेचर, यानी अनुप्रस्थ प्रकृति है इनकी। आप लिख सकते हैं अनुप्रस्थ। वो मैंने पहली पी तरंगों को बताया कि वो अनुदैर्ध्य हैं, ध्वनि तरंगों की भांति है, लेकिन ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ये जैसे रश्मि में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे
उस प्रकार का इनकी प्रकृति है। अतः ये केवल जो है कृष्ण में ही विचरण कर सकती है। और यहाँ पर आप देखिए यश तरंगों को चलते हुए दिखाया गया है कि वो कृष्ण में ही उनका विचरण संभव हो रहा है। वो जो है यश तरंगे वो मेंटल या क्रोध में वो गमन नहीं कर सकती। कहाँ पर केवल चल सकती है? कृष्ण में। उनका जो है कृष्ण में ही गमन कर सकती है, कर सकती है। एक तो ये पॉइंट आपका। और दूसरा इनका वेग जो है पी तरंगों के वेग से कम होता है और इनका वेग होता है 4 किलोमीटर पर सेकंड से 6 किलोमीटर पर सेकंड। इस वेग से यश तरंगे चलती हैं। और अब अंत में जो है यल तरंगे हैं, एल तरंगे, लॉन्ग वेव जिन्हें कहते हैं। और इन यल तरंगों के संदर्भ में मैं बता दूं कि इन तरंगों को जो है एच.डी. लव द्वारा खोजा गया था, तो इसलिए लव तरंगे भी कहते हैं। ये सबसे पहले एच.डी. लव ने इन्हें खोजा था, इसलिए हम इन्हें लव तरंगे भी कहते हैं। और ये इन तरंगों का वेग मात्र 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पर सेकंड से 3 किलोमीटर पर सेकंड होता है। लेकिन यल भूकंपीय तरंगे वो सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं और ये स्थल पर आकर के सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ती हैं। यल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है, विनाशकारी। इनसे सर्वाधिक विनाश होता है। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि ये यल वेग जो उत्पन्न हो रही हैं, यद्यपि इनका वेग कम है लेकिन फिर भी ये तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी हैं। और जिस प्रकार जो है पी तरंगे तीनों माध्यमों में विचरण कर सकती थी, तो ये भी यल तरंगे भी वो सॉलिड, लिक्विड और जो है गैस तीनों में विचरण करने में सफल होती है। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार की तरंगे आपने समझ लिया। अब आगे के स्टेप में वो भूकंप के मापन पर चर्चा करते हैं। भूकंप के मापन के लिए सीस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। साथियों, एक भूकंप के अध्ययन का विज्ञान भी है जिसे हम सीस्मोलॉजी कहते हैं। तो उसी के आधार पे ये यंत्र का नाम है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ। और सीस्मोग्राफ यंत्र पे पहले ये 3 प्रकार के जो है स्केल का प्रयोग होता था। इसमें जो है पहले मर्केली स्केल जो प्रयोग होते हैं, मर्केली स्केल, फिर रिचर या रिचर स्केल। ये रिचर स्केल फ्रांसिस रिचर ने 1935 में इसका जो है विकास किया था। और आज के समय में इसी का सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। तो रिचर स्केल पे जो है अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रांसिस रिचर द्वारा विकसित है। आप लिख सकते हैं 1935 में फ्रांसिस रिचर द्वारा ये दिया गया। और इस स्केल पर क्या होता है कि 1 से लेकर के 9 तक अंक उल्लेखित होते हैं और प्रत्येक अगला अंक
10 गुना अधिक भूकंप तीव्रता को प्रकट करता है, और ये स्केल जो है लघुगुणकीय सिद्धांत पर आधारित है। लघुगुणकीय सिद्धांत यानी अगला अंक वो जो है 10 गुना अधिक तीव्रता को वो प्रकट करेगा। और इसमें यहाँ पर मैं बता दूं कि लगभग 3 तक जो तीव्रता के भूकंप रहते हैं उनका मानव अनुभव ही नहीं कर पाता, और वो जो है ये मानिए कि उनसे कोई जो है विनाश नहीं होता, ना कोई नुकसान होता है। लेकिन जैसे ही 3 से ऊपर चलता है तो फिर जैसे 4 और 5 के स्तर पे भूकंप आता है तो हल्के झटके वो महसूस होते हैं। वो खिड़कियाँ या रसोई गृह के जो बर्तन हैं उनमें खड़खड़ाहट की आवाज़ होती है, पंखे हिलने लगते हैं। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो है 4 से 5 जो तीव्रता का भी अगर रिक्टर स्केल पर भूकंप है तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जैसे ही ये 5 से ऊपर चलता है तो फिर नुकसान होने लगता है। 5 से ऊपर तीव्रता वाले भूकंप में पुराने भवनों में जैसे दरारें पड़ जाना, कांच की जो खिड़कियां हैं उनमें वो टूट जाना, ये जो है, और भय के मारे लोगों का घरों से बाहर आना। 6 तीव्रता पर जनधन की हानि प्रारंभ हो जाती है। और आपने देखा कि जैसे नेपाल में जो अभी 4 नवंबर 1923 को जो भूकंप आया वो 6.2 तीव्रता का भूकंप था, तो इसमें 157 लोगों की जानें गई थी। तो यहाँ पर जो है जनधन की हानि प्रारंभ होने लगती है। और देखा जाए तो जैसे ही 8 तीव्रता से ऊपर भूकंप की दर होती है तो उसमें जो है विनाशकारी असर देखने लगता है। जो है गुजरात में अब तक का जो सबसे तीव्रतम भूकंप था 8.6 तीव्रता का, उससे आप देख रहे थे कि कितना विनाशकारी प्रभाव था। 9 और यह इससे ऊपर की तीव्रता यदि होती है तो आप मान लीजिए वो स्थिति जो है शिव के तीसरे नेत्र खुलने की अवस्था है, यानी विनाशकारी प्रभाव होता है। और उसमें पेड़ पौधे या घर वो फुटबॉल की तरह उछलने लगते हैं, नदियाँ अपना मार्ग बदल देती है, पृथ्वी की सतह जो है फट जाती है। यानी ये सबसे विनाशकारी होगा यदि जो है 9 डिग्री से ऊपर का वो भूकंप है, तो ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी साबित होता है। साथियों, इसी तरीके से मर्केली स्केल पर भी 1 से 14 पॉइंट दिए गए हैं, और लेकिन अब इसका प्रयोग नहीं होता है। जो है सीस्मोग्राफ पर वर्तमान में सर्वाधिक जो प्रयोग होने वाला पैमाना है वो रिचर स्केल ही है। यहाँ एक पॉइंट आप और बढ़ा लेंगे कि जो है जो भूकंप का अध्ययन करते हैं वो सीस्मोग्राफी के अंतर्गत, अर्थात भूकंप विज्ञान जो है वो सीस्मोग्राफी है, उसके अंतर्गत जो है हम इसका अध्ययन करते हैं। भूकंप उत्पन्न होने का एक भ्रंशन और वलन की क्रिया भी है जिसकी व्याख्या की जा चुकी है। परीक्षा की दृष्टि से यह आज का अंक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके महत्वपूर्ण नोट्स बना करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी में जो है 4 चांद लगा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।